नमस्कार साथियों, केंट होम्योपैथिक मेटेरियल मेडिका के ऑडिबल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा पर चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर केंट मेटेरियल मेडिका और लेक्चर से। साथियों, उस दवा का नाम है कैलकेरिया कार्ब, यानी आज का हमारा टॉपिक होगा कैलकेरिया कार्ब। आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि डॉक्टर केंट ने अपने मेटेरियल मेडिका और लेक्चर में कैलकेरिया कार्ब के बारे में क्या बातें बतलाई हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले, क्योंकि केंट मेटेरियल मेडिका का पूरा मतलब समझे कि हर एक मेडिसिन मैंने पढ़ा है इस चैनल पर और वो आपको फायदा पहुंचाएगा। उसी के साथ आपको चैप्टर वाइज मतलब कैलकेरिया कार्ब का हेड का सिम्टम, मेंटल सिम्टम, उसके आईज, नोज, अलग अलग ऑर्गन्स पे क्या क्या प्रभाव है, तो चैप्टर वाइज आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है टाइम स्टैम्प। तो आप उसके हिसाब से सिर्फ पर्टिकुलर जो आपको पार्ट देखना है, क्योंकि कैलकेरिया कार्ब को अगर हम देखें तो साथियों ये पूरा का पूरा दो पार्ट में ये वीडियो होगा। पहला पार्ट लगभग आधे 1 घंटे के आसपास का होगा, फिर दूसरा पार्ट भी लगभग वही 1 घंटे के आसपास का होगा। तो साथियों 2 घंटा का जो वीडियो है, अब कैलकेरिया कार्ब में आपको सिर्फ नाक के बारे में नेजल सिम्टम उसके देखने हैं, तो 2 घंटा का वीडियो देखने का तो कोई तुक नहीं रह जाता है। तो आप डायरेक्टली उस चैप्टर को जाकर के देख सकते हैं और इतना एक्सेसिबल सिर्फ इसी चैनल पे है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो कमेंट करें और अपने उन सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ साथियों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप कैलकेरिया के किसी रोगी को सुशृंखलित बनाना चाहते हैं तो उसे आपको चूना या चूने का पानी पिलाते जाना पड़ेगा। फिर पाचन तंत्र इतने कमजोर पड़ जाएंगे कि वे चूना पचा न सकेंगे। इस समय तंतुओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। और दीजिए हमें चूने वाले विषय अस्थि लवणहीनता यानी बोन सॉल्ट इनैनिशन के रोगी, क्योंकि वह वास्तव में वही है जो यह है। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर केंट समझा रहे हैं कि आखिर कैलकेरिया कार्ब है क्या, इसकी प्रकृति। वे बच्चे जिन्हें दूध के साथ चूने का पानी पिलाया जाता है कुछ दिन बाद चूने वाले विषय के रोगी हो जाएंगे। वे बहुत जल्द ऐसी अवस्था में जा पहुंचेंगे कि वे अपने स्वाभाविक खाद्य से लवण न ले सकेंगे और परिणाम कैलकेरिया का विषय होगा, यानी कि कैलकेरिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसका हम वर्णन करना चाहते हैं। पर चूने के स्वाभाविक रोगी वे हैं जिन्हें स्वाभाविक बीमारी होती है। उनके स्वाभाविक खाद्य से चूना पचाने की योग्यता न रहने के साथ ही उनका जन्म हुआ है। वे मोटे और थुलथुले होते जाते हैं और उन्हें अस्थि विकृति पैदा होती है। अस्थियों में चूने की अपेक्षा उपास्थीमयी भौतिक उपादान अधिक रहते हैं और हड्डियां झुक जाती हैं तथा रोग और क्षयकारी तकलीफें हो जाती हैं। दोसा वह दांत या दांत बिल्कुल ही नहीं निकलते, हड्डियों का विकास होना बंद हो जाता है और रोगी को सुखंड यानी कि मैरस्मस की बीमारी हो जाती है। ऐसे बच्चे को चूने का पानी पिलाना कितना मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि वह चूना नहीं पचा सकता। यह भी क्या वैसा ही उचित नहीं है जैसा एलोपैथी का सब कुछ होता है। इतने पर भी हमारे होम्योपैथ एलोपैथिक दवाएं व्यवहार करते हैं। मतलब इनके बारे में तो खैर क्या ही कहें, श्रापित लोग हैं ये लोग। वे निम्न से निम्न शक्ति की जो दवा प्राप्त कर सकते हैं उसका व्यवहार करते हैं। यह आश्चर्यजनक मालूम होगा कि इन पदार्थों का होम्योपैथों ने एलोपैथों के हाथ की अपेक्षा कहीं अच्छा आरोग्य किया है। अब यह आश्चर्य की बात है कि गड़बड़ी की दशा के सदृश होने वाली शक्ति केवल एक खुराक उस बच्चे को ऐसा बना देगी कि वह भोजन पचाने लगेगा और उस खाद्य से उचित मात्रा में उतना चूना ग्रहण करेगा जितनी उसकी हड्डियों को जरूरत है या किसी अन्य स्थान में आवश्यकता है। तुरंत ही दांत निकलने लगते हैं, हड्डियां बढ़ने लगती हैं और पैरों में इतना करापन आ जाता है कि चलने लगते हैं और उसका भार सहन करने लगते हैं। विभिन्न औषधियों से होने वाले ये परिवर्तन आश्चर्यजनक हैं, जो केसों की, हड्डियों और नाखूनों की गड़बड़ी में उपयोगी होती हैं। गड़बड़ी में समता खाने के लिए दवा पूरी तरह शक्तिकृत होनी चाहिए। यह मूल रूप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पहले से ही मूल पदार्थों से जकड़ गया है। 1 महीना या 6 सप्ताह के भीतर ही आपको मालूम होगा कि काफी शक्तिकृत दवा की एक खुराक देने पर टेढ़े मेढ़े, क्षय हुए, दाग दगीले और अनियमित नाखूनों में किनारा बनने लगा और वे सरलता से बढ़ने लगेंगे। दांतों पर के टेढ़े मेढ़े कुरूप दंत शिखर, बेढंगे और काली चीजें मसूड़े से उनके निकलते ही आपको दिखाई देंगी। पर जब उचित होम्योपैथी दवा पड़ जाती है तो आपको सीमा रेखा बनती दिखाई देती है। अब यहाँ पे डॉक्टर केंट साथियों एक बहुत ही खूबसूरत चीज समझा रहे हैं कि होम्योपैथी दवा का सबसे बड़ा की है, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है वो क्या है
कि उनका सूक्ष्म होना बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा सूक्ष्मता पे होम्योपैथी चलता है कि आप समझिए कि 200 पोटेंसी में अगर कुछ खोजने निकले तो उसमें अल्कोहल के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन काम वो पूरा करता है, पूरा पूरा काम करता है, बड़े बड़े बीमारी को समाप्त करता है। तो ये चीज अब सोचिए कि कैल्शियम का जिसके अंदर कमी है, एलोपैथी में ज्यादा क्या करेंगे, कैल्शियम की कमी है, हड्डी कमजोर है तो कैल्शियम खिलाओ, लेकिन वो क्रूड फॉर्म में खिला रहे। प्रॉब्लम क्या है, उसके शरीर में कैल्शियम डाल देने से नहीं होगा, प्रॉब्लम है कि उसका शरीर कैल्शियम पचा नहीं रहा, पचाने की वजह से ले नहीं पा रहा है, तो उस जगह पे उसको सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, सूक्ष्म रूप में कैल्शियम चाहिए, और वहां पे आप जब उसको कैलकेरिया देते हैं तो लाजवाब आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, और दवा काम करती है, जबरदस्त काम करती है। तो उसके बाद आगे कहते हैं, वहां से लेकर दांत स्वस्थ दिखाई देता है तथा वहां से लेकर दंत गात्र तक चिकनाहट और गोलाई आ जाती है, यानी कि दांत के गड्ढे जो होते हैं, ठीक इसी तरह मानो उसमें बच्चे में उत्तम दांत पैदा करने की ताकत आ गई है। शायद यही बात हड्डी वाले स्थानों में भी होती है, अस्थि गात्रावरण स्वस्थ कार्य करने लगता है। यही कैलकेरिया की दशा है जब रोगी को चूने की जरूरत रहती है और वह परितृप्त करने के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सकता या उसे अनपच रहता है, वह खाद्य पदार्थ में रहने वाले चूने का समीकरण नहीं कर पाता, यह उसके भीतर जाता है पर उस पर प्रभाव नहीं पहुंचता। ऐसा ही हमें प्राप्त होने वाली बहुत सी बीमारियों में होता है, खाद्य में उसका भार ग्रहण करने और शरीर की आवश्यकता अनुसार समीकरण की योग्यता नहीं रहती। क्या कोई इसे सरलता पूर्वक मान लेगा कि वही दांत निर्माण का कारण हुआ है? आप हमारी उच्च शक्तियों से पहाड़ियों में छेद नहीं करते, वे केवल नियम को सुशृंखलित दशा में ला देती हैं, जिससे पाचन और समीकरण जारी हो जाता है, सुशृंखलता स्थापित हो जाती है और मांस तंतुओं की उन्नति हो जाती है, स्वास्थ्य आ जाता है, सौंदर्य, केशों की अभिवृद्धि, उत्तम चर्म, बढ़िया नाखून पैदा होने लगते हैं। मतलब ये वो चीज है कि आप समझिए कि जो माने अंदर में जो प्रॉब्लम एक्चुअली में है उसको आप डायरेक्टली क्रूड फॉर्म में तो देखते नहीं है मॉडर्न साइंस में। एलोपैथ में डिफिशियंसी है, उस चीज को डाल दो, ये ज्यादा है उसको निकाल दो, या उसको कैसे खत्म करेंगे उस चीज को डाल दो, तो इस तरीका से वो चलता है। लेकिन होम्योपैथ उस तरीका से नहीं चलता। होम्योपैथ आपके, आप समझे इस तरीका से कि आपके आत्मा पर जाकर के काम करती है। होम्योपैथ आपके वाइटल फोर्स पे काम करती है। वाइटल फोर्स मतलब क्या, अगर हम सीधा साधा समझने का प्रयास करें, वाइटल फोर्स एक अलग टर्म है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन अब उसको हम डायरेक्टली सीधे भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, वो आपका आत्मा है जिस पर जाकर के आपकी होम्योपैथी मेडिसिन काम करती है, और इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी मेडिसिन जड़ से खत्म करती है बीमारी को। उसके बाद आगे कहते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि कैलकेरिया की धातुगत प्रकृति क्या है, पर हम यह नहीं जानना चाहते कि इस व्यक्ति को चूने का जहर फैला है। इसके जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह दवा की कुंजी नहीं है। यदि चूने का न पचना चूने से ही पैदा किया गया है तो उसके लिए दूसरी 10 दवाओं से चूने का यह अनपच दूर करने के लिए एक की जरूरत पड़ सकती है। सदा केवल कैलकेरिया में ही ये लक्षण नहीं है, लक्षणों की क्षमता वाली दवा है जो समस्त स्वास्थ्य विधान को स्वाभाविक अवस्था में ला देगी तथा सुशृंखल पाचन होने लगेगा तथा स्वास्थ्य विधान में उन्नति और अभिवृद्धि होगी। कैलकेरिया का रोगी लक्षणों से पहचाना जाता है कि इस बात से कि रोगी को चूना खिलाया गया है। ऐसे भी रोगी हैं जिनकी हमें चिकित्सा करनी पड़ती है, उन्होंने कभी चूना नहीं खाया है, उनमें से बहुतों के शरीर का जहर नहीं फैला है, पर जन्म से ही वे चूना हजम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वो जन्म से वाला जो बात है कंजेनाइटल, क्योंकि कंजेनाइटल में हम ऐसा माना जाता है मेडिकल साइंस में कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही ठीक होती है, मतलब ये सोच के चला जाता है कि ये अनट्रीटेबल है, मतलब लाइलाज बीमारी है। लेकिन होम्योपैथ के नजर में कोई लाइलाज नहीं है, होम्योपैथी की मेडिसिन के लिए कुछ भी लाइलाज नहीं है, कुछ भी संभव है। सिम्टम्स अगर आप कैच कर पा रहे हैं, प्रॉपर उसका टोटलिटी बना पा रहे हैं, रिपेट्राइज कर पा रहे हैं, तो फिर होम्योपैथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं। तो आगे कहते हैं कि कैलकेरिया रक्त संचय से भरी है, सिर में खून चढ़ना, हाथ पैर ठंडे, माथा गर्म, वक्ष में रक्त संचय, हरित पांडु और रक्त स्वल्प पीले मोम की तरह। इतने मोटे ताजे रहने पर भी ऐसे रोगियों से कैलकेरिया बहुत अधिक मेल खाती है। इसमें मोटे ताजे, थुलथुले और पीले तथा दुबले पतले छीन दोनों ही तरह के रोगी आते हैं। मांसपेशियां छीन पड़ जाती हैं, गला पतला पड़ जाता है, गले के पास और वहां से नीचे की ओर छीन, रक्त स्वल्पता वाली अवस्था, पीला मोम की तरह रोगी, पीले ओंठ, पीला कान, पीली उंगलियां, पीला रंग और पीलापन लिए हृदपांडु रोग यानी कि क्लोरोसिस,
खासकर रक्तहीन लड़कियों के संबंध में व्यवहृत होता है। इस अवस्था की बहुत सी दवाएं हैं, पर कैलकेरिया जिस ढंग की रक्तहीनता उत्पन्न करता है उसे हृदपांडु यानी कि क्लोरोसिस रोग कहते हैं। इसमें उत्पन्न मारात्मक रक्तहीनता पैदा हो जाती है। हर जगह के मांस तंतुओं में बहुत शिथिलता आ जाती है। मांसपेशियों एवं सिराओं का ढीलापन, रक्तवाहिनियों की प्राचीरों की बहुत ज्यादा शिथिलता, खासकर निम्न प्रत्यंग और मलद्वार की वहां स्पष्ट बवासीर के दिखावे पैदा हो जाते हैं और पैरों में स्पष्ट शिरा स्फीति यानी कि वेरिकोज वेन्स जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। तनी हुई शिराएं, इन शिरा स्फीति यानी कि वेरिकोज वेन्स में जलन और दाह यानी कि एकदम बिल्कुल गर्म रहेगा, रक्त निकलना और चूना, संधियों में प्रदाह और दर्द भरी सूजन। इस दवा का दूसरा प्रत्यक्ष स्वरूप है ग्रंथियों पर आक्रमण करना। साथियों, कैलकेरिया ग्लैंड्स पर बहुत लाजवाब काम करती है और ग्लैंड्स के बारे में डॉक्टर केंट बतला रहे हैं कि इस दवा का दूसरा प्रत्यक्ष स्वरूप है ग्रंथियों पर आक्रमण करना। गले की ग्रंथियां, समस्त शरीर की ग्रंथियां, खासकर लसिका ग्रंथियां, तलपेट की लसिका ग्रंथियां करी पड़ जाती है, प्रदाहित और यंत्रणापूर्ण बड़े बड़े गुल्म की तरह हो जाती हैं, सुपारी की तरह हो जाती हैं। गुटिका दोष युक्त, गुटिका दोष के प्रवर्धनों के लिए कैलकेरिया फायदेमंद है। किसी अंश में चूना एकत्र होना, कैलकेरस डिजेनरेशन, चूना भरने वाली गांठें यानी कैल्सरस ग्लैंड्स, ग्रंथियों का करापन, यह जख्मों के करेपन में भी उपयोगी है। जख्मों की तली का करापन, जख्म के चारों ओर का करापन, इसीलिए मारात्मक जख्मों का बढ़ना रोकने और उनको आराम पहुंचाने के लिए इसका आश्चर्यजनक उपयोग होता है, क्योंकि मारात्मक जख्मों की तली हमेशा करी रहती है। पुराने कर्कट वाले जख्म यानी कि पुराने कैंसरस अल्सर्स कह रहे हैं कि अभिवृद्धि इससे बहुत रुक जाती है, अर्थात धातुगत प्रकृति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। स्वयं रोगी में बहुत अधिक सहनशीलता आ जाती है और जख्म भी भरने लगता है। कर्कट का रोग जो रोगी को 16 महीने में मार डालता, वह रोगी कैलकेरिया का सेवन कर 5 वर्ष जीवित रह सकता है, यदि कैलकेरिया ही उनकी निर्देशित औषधि होती है। कैंसर उत्पन्न होने पर यही कुछ और बहुत बार यह सब कुछ है जिसकी आशा की जा सकती है। ग्रंथियों की बीमारी में जहां की ग्रंथियां चारों तरफ करी हैं और भीतरी रसराव होता है, जहां बहुत जलन और डंक मारने की तरह दर्द होता है, जहां की वृद्धि ने आसपास के तंतु पर आक्रमण किया और खा डाला है, जिससे वहां संयोजन एधेशन हो जाता है, वहां अवस्था जटिल है। करीब करीब इन सब रोगियों में मारात्मकता है। वे उन ग्रंथियों से एकदम भिन्न है जो चर्म से ढीले हैं, जो ग्रंथियां चर्म के नीचे लुढ़कती हैं तथा उनका तंतुमय संयोग या बंधन नहीं रहता। कैंसर के रोगों में जलन और डंक मारने की तरह दर्द होता है। कैलकेरिया बहुत से मेदमयी कोषमयी अर्बुद के लक्षण मिलने पर आरोग्य कर देता है। इतना ही अधिक यह ग्रंथियों के निर्माण प्रणाली से संबंध होता है। यह ग्रंथियों और अस्थियों का निर्माण करता है। अब साथियों, कैंसर में हालांकि कैलकेरिया का भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारी मेडिसिन है जिनका कि कैंसर के अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरह से अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या क्या है कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास अगर फर्स्ट केस कैंसर पहुंचे यानी कि उसको तुरंत तुरंत पता चला है, उसका बायोप्सी हुआ किसी चीज का या किसी तरह से टेस्ट में मालूम पड़ा, वो गया अपना रिपोर्ट लेकर के, लेकिन डायरेक्टली अगर एक होम्योपैथी डॉक्टर है तो वो डायरेक्टली केस लेने से बचेगा, वो नहीं लेना चाहेगा। उसका दो बहुत मुख्य कारण है। एक तो हमारे समाज में एक बहुत गलत चीज क्या है कि आपके गांव वाले जो होते हैं, आपके आस पड़ोस वाले होते हैं, वो आप पर ये इल्जाम लगाना, मतलब आप कहने का मतलब जो अभिभावक हैं, जो पेशेंट के साथ हैं, उनके गार्जियन है पेशेंट के, उन पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि पैसे बचाने के लिए होम्योपैथी के चक्कर में मार दिया पेशेंट को। अरे भाई, कैंसर से बचते कौन कितने प्रतिशत लोग हैं? 80% लोग तो कैंसर से मर ही जाना उनका तय है। शायद ही 10-5% होता है जो कुछ सरवाइव कर जाए या कुछ लंबा जी पाए या कुछ उनका जिंदगी बढ़ सके। लेकिन होम्योपैथ में एक गारंटी है कि जो पेशेंट कीमो वगैरह लेकर के जो साल 2 साल में मरने वाला होगा, उसको 5 साल 10 साल या हो सकता है पूरा जीवन जिंदा रखा जा सके। और उसको कैंसर है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा कैंसर, निगेटिव नहीं होगा रिपोर्ट ज्यादा। लेकिन पूरा गांव समाज आपको जीने नहीं देगा, आपका सुकून छीन लेगा ये कह करके कि भैया तुम पैसा बचाने के चक्कर में इलाज नहीं करा रहे हो, ये नहीं करा रहे हो, वो नहीं करा रहे हो। पैसा फूंक देने से इलाज होता है क्या? पैसा ही इलाज है क्या? लोग में ये अवेयरनेस कैसे आए, इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि कुछ आपके पास कुछ उपाय है तो मुझे कमेंट करके बतलाइए और इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं कमेंट में। तो इसके बाद आगे बात करते हैं
तो कहते हैं कि इस दवा में दूसरी बात है खून की पीवदार हो जाने वाली दशा, यानी कि पायेमिक स्टेट, जिसमें गहराई पर मांसपेशियों में फोरे हो जाते हैं, गर्दन में और जांघ के भीतर गहराई में फोरे और तलपेट में फोरे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कैलकेरिया इन फोरों का लक्षण मिलने पर खबर लेगा और यह नहीं फूटेगा। मैंने कितनी ही बार स्पंदन, टपक बहुत स्पष्ट रहने पर भी फोरे को गायब हो जाते देखा है। मैंने उन फोरों को उस समय भी आरोग्य हो जाते देखा है जब सुई डालने पर पीव मिला था। मैंने केवल फोरों को गायब हो जाते ही नहीं देखा, बल्कि इसके पहले जो पीव वाली अवस्था रक्त में थी उसे भी अच्छा होते देखा है। इस ढंग की कुछ ही ऐसी दवाइयां हमें मिलती हैं जो ऐसा करती हैं। इनकी कुछ खास बातें हैं। कैलकेरिया उस तरल के अवशोषण और उस स्थान के चूर्णमय होने में सहारा क्यों पहुंचाता है, यह बताना मेरे लिए मुश्किल है, पर यह ऐसा करता है जब लक्षण मिलते हैं। परंतु लक्षण मिलने पर सल्फर और साइलेसिया जल्दी ही पीव पैदा कर देते हैं, पर कैलकेरिया में संकुचन करने और खींच लेने की अद्भुत क्रिया, यानी कि साइलेसिया और सल्फर को आप देखिए तो वो पीव को निकाल करके खत्म करने की तरफ काम करता है, लेकिन कैलकेरिया उसको खत्म ही कर देता है, निकालना डालना कुछ नहीं, गायब कर देता है। एक रोगी के लिए एक दवा निर्देशित हो सकती है, दूसरे के लिए दूसरी। ऐसा भी अवसर होता है जब साइलेसिया का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका परिणाम यह होगा कि फोड़ा फैलेगा जो खतरनाक होगा। ऐसी अवस्था में शल्य चिकित्सक को बुलवाकर सुरक्षित भाव से फोड़े से पीव निकलवा देना चाहिए। यह जानने पर भी कि यदि वह फोड़ा सुरक्षित स्थान में होता तो आवश्यक दवा रोगी को देना ही कहीं अच्छा होता। कभी हथौड़ी की चोट हड्डी के ऊपर की झिल्ली पर लग जाती है, पेशियों की राह से इस पर चोट पहुंचकर उस पर चोट पहुंच जाती है, या अस्थि आवरण झिल्ली कुचल जाती है, इससे प्रदाह हो जाता है, तेजी से पीव आ जाएगा। और यदि रोगी की धातु के अनुसार कैलकेरिया निर्देशित होगा तो शल्य चिकित्सक की छुरी की कोई जरूरत नहीं होगी। वह बड़ा ही हानिजनक कार्य होगा, यानी कि ये ऑपरेशन उसको सर्जरी कराने के बारे में बोल रहे हैं, घाव को चिरवाने के बारे में, कि ये बहुत हानिजनक कार्य होगा। पर प्राचीन आधार से सोचने पर वह चिकित्सक जो होम्योपैथी के विषय में तथा होम्योपैथिक दवाओं के आश्चर्यजनक कार्यों के विषय में कुछ नहीं जानता, वह भय से अपने हाथ मलने लगेगा, क्योंकि यदि आप उस पीव का शरीर में अवशोषण हो जाने देंगे तो रक्त विषाक्त होकर मृत्यु हो जाएगी। इस तरीका से लोग सोच सकते हैं, इनका कहने का मतलब है। पर कैलकेरिया में यह अवशोषण किस ढंग से हो जाता है और प्रत्येक क्षण उसकी उन्नति हो जाती है, उसका पसीना, उसकी तकलीफें घट जाती हैं, उसे भरपूर आराम मिलने लगता है, उसकी भूख बढ़ जाती है, वह रोग के समय की अपेक्षा बलवान हो जाता है और अच्छा रहता है। मतलब कि कैलकेरिया से ये पता चलता है इस बात से कि होम्योपैथी मेडिसिन आपके बीमारी को दबाती नहीं है, खत्म ही करती है। चाहे जिस तरीके से करे, वो निकाल के करे या गायब करके करे, ये नहीं है कि सप्रेस कर दिए, जो है कि घाव हुआ उस पर लोशन लगा दिए, कोई एक्जिमा दाग कुछ भी हुआ और लोशन क्रीम लगा करके उसको सप्रेस कर दिए, तो वो जाकर के आगे आपको अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स करेगा। हो सकता है अलग अलग तरह के ऑर्गन को प्रॉब्लम करे, खास करके साइटिका और ये सब बहुत सारे लोगों ने बताया है कि स्किन डिजीज को दबाने के वजह से ही आपका और टीबी वगैरह या साइटिका वगैरह का कंडीशन जो है उत्पन्न होता है, अर्थराइटिस वगैरह का। तो ये सब चीज तो खैर रिसर्च के विषय हैं, इसके बारे में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कैलकेरिया उस तरीका से काम नहीं करता, कैलकेरिया गायब ही करता है, खत्म कर देता है, वो दबाता नहीं है, दबा के मार के रखता नहीं है, इस तरह का कोई काम नहीं करता कैलकेरिया। उसके बाद कहते हैं कि यदि आप यह सुने कि किसी ने उसकी बिना किसी सफलता के परीक्षा की है तो याद रखिए किसी ने केवल अपनी असफलता ही प्रदर्शित की है। पुराने आधार से विचार करने पर उस मसले को जो होम्योपैथी से पैदा होता है किसी तरह हल नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो अपने ही दृष्टिकोण से और जो कुछ हम जानते हैं उससे निर्णय करेंगे। यदि आप यह सुने कि किसी ने उसकी बिना किसी सफलता के परीक्षा की है तो याद रखिए किसी ने केवल अपनी सफलता ही प्रदर्शित की है। सभी बुद्धिमान हाथों द्वारा होम्योपैथी स्वयं अपना प्रदर्शन कर लेती है। यदि चिकित्सक में बुद्धि है, वह नियम पालन करता है तथा लक्षण के अनुसार औषधि का प्रयोग करता है, तो वह देखेंगे उपरोक्त वर्णन जिसके अनुसार रोगी में परिवर्तन हो गया। मतलब कि आप सही तरीका से अपने प्रिंसिपल्स को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, आप अपने फार्माकोपिया को सबको फॉलो करके मेडिसिन देते हैं तो काम करता ही है और आपको रिजल्ट मिलता ही है। उसके बाद आगे कहते हैं इस दवा का दूसरा बृहद स्वरूप है इसकी अर्बुद यानी कि पॉलिपी पैदा करने की योग्यता। कैलकेरिया की जरूरत वाले की नाक, कान, योनिपथ और मूत्राशय में तथा इधर उधर अर्बुद निकला करते हैं। कोशमय प्रवर्धन यानी कि सिस्टिक ग्रोथ भी होते हैं तथा अद्भुत बतौरियां यानी पेपिलोमाटा भी। दूसरी विचित्र चीज जो यह बनाती है वह है अस्थि वृद्धि यानी कि
हड्डियों को भी बढ़ा देता है, हड्डी के बढ़ाता है कहने का अर्थ कि बढ़ने के केस में कैलकेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थिअर्बुद यानी कि एग्जॉस्टोसिस, विशृंखलता की यह दशा चूने के विभाजन की गड़बड़ी के कारण होती है। आप सोचते होंगे कि प्रकृति ही इसे सब जगह बांटने की चेष्टा करेगी जहां इससे फायदा होगा, पर जब इस अस्थि लक्षण का संग्रह आरंभ हो जाता है तो चूने का ढेर एक जगह हो जा सकता है, दूसरी जगह बिल्कुल ही नहीं रह सकता। एक अस्थि तो उपास्थीमय होगी और दूसरे में अस्थि प्रवर्धन निकलेंगे। हड्डियों का कोमल पड़ जाना, विकृत अस्थि निर्माण, इससे इस दवा की एक कुंजी प्रकट हुई है, अर्थात चलना देर से सीखता है क्योंकि पैर बहुत कमजोर रहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे साथियों कि ब्राइडाकार में हम जब देखते हैं तो उसमें चलना देर से सीखता है कहते हैं, वो सही शब्द है कि चलना देर से सीखता है, लेकिन कैलकेरिया में चलना देर से सीखता नहीं है। क्यों देर से सीख रहा है बच्चा चलना? क्योंकि पैर बहुत कमजोर है, वो माने फिजिकल वीकनेस की वजह से चलना देर से सीख रहा है, वो सीख पा ही नहीं रहा है क्योंकि बॉडी ही फिट नहीं है। वहीं अब ब्राइडाकार के केस में देखें तो बच्चा कुछ भी बॉडी पूरा फिट है लेकिन वो मेंटली वो मतलब कहीं उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, जिसके वजह से वो बहुत चीज लेट से सीखता है। उसमें से चलना फिरना और हर चीज हो सकता है, बातचीत करना, सब कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। उसके बाद कहते हैं यह देर से चलना सीखता नहीं है बल्कि देर से चलता है, यही बात कर रहे हैं। वह चलना जानता है पर चल नहीं सकता। नेत्रम्यूर में मस्तिष्क में बीमारी रहती है जिससे बच्चा देर से कोई काम करना सीखता है। नेत्रम्यूर में भी आप ये चीज देखते हैं। अस्थि तंतुओं का विलंब से विकास, टेढ़ी मेढ़ी अस्थि, मांसपेशियां थुलथुली, संधियों के रोग, उरुसंधि के रोगों की तरह वह वात से परिपूर्ण है, संधियों का वात और गठिया की दशा। उसके बाद आगे कहते हैं कैलकेरिया का रोगी सर्दीला यानी कि चिली रहता है, उसे ठंडी तथा कच्ची हवा सहन नहीं होती, तूफान आने की संभावना तथा ठंडी ऋतु का आना भी सहन नहीं होता। जब गर्म से ठंडा मौसम बदलता है तो उसे अपने को गर्म रखना मुश्किल हो जाता है, वह शरीर को गर्म रखना चाहता है, माथे में कभी कभी रक्त संचय हो जाता है, छूने से गर्म मालूम होता है पर यहाँ उसे अक्सर दर्द मालूम होगा और उसे खोपड़ी सर्द मालूम पड़ती है, पर शरीर छूने पर ठंडा मालूम होता है और उसे भी ठंडा मालूम होता है। वह बहुत कपड़ा ओढ़ना चाहता है, पैर ठंडे रहते हैं, बहुत से स्थानों से पसीना होता है, जगह जगह पसीना, पेशानी पर पसीना, चेहरे पर, गर्दन के पिछले भाग में या छाती के सम्मुख भाग में या उसके पैरों में पसीना होता है। ठंड सहन नहीं होती। इस दवा में सर्वत्र कमजोरी दिखाई देती है, पैरों में कमजोरी सहन करने की योग्यता नहीं रहती, हर तरह के परिश्रम से अवस्था बदतर हो जाती है, सांस नहीं ले सकता, मोटा, थुलथुला, रक्तहीन रोगी, कभी कभी वह हिस्ट पुष्ट दिखाई देता है, अक्सर चेहरा तमतमाया रहता है पर उनमें सहन करने की शक्ति नहीं रहती। यदि ऐसा रोगी थोड़ा भी परिश्रम करता है तो उसे बुखार आ जाता है या सिरदर्द पैदा हो जाता है। कैलकेरिया बोझ उठाने से, परिश्रम से, चलने से, इतना चलने से कि पसीना आ जाए, हो जाने वाली बीमारियों से भरा है। माने कि इतना थोड़ा भी इतना परिश्रम करे कि पसीना आ जाए और उसको बीमार कर दे तो उस कंडीशन के लिए कैलकेरिया मस्ट मेडिसिन हो जाता है। यह बीमारियां एकाएक पैदा हो जाती हैं क्योंकि बिना बीमार हुए शांत रहकर वह पसीना रोक नहीं सकता। यदि उसे पसीना होने लगता है तथा आराम करने के लिए बहुत देर तक शांत रह जाता है तो पसीना इस तरह एकाएक रुक जाएगा कि उसे जारा मालूम होने लगेगा, उसे सिरदर्द पैदा हो जाएगा, कमजोर या थका और चिंतित महसूस करेगा, श्वास की तकलीफें, कमजोर हृदपिंड, समूचा शरीर कमजोर, मांसपेशियों में देर तक परिश्रम सहन करने की शक्ति ही नहीं रहती। उसके बाद कहते हैं यही अवस्था मन की भी रहती है, यानी कि जिस तरह का वीकनेस बतला रहे हैं कि आपको शरीर में देखने को मिलता है, मन में भी उस तरह का वीकनेस देखने को मिलता है। मन पे कहते हैं कि मन में भी बहुत देर तक मानसिक परिश्रम सहन करने की शक्ति नहीं रहती। कैलकेरिया का रोगी एक क्लांत रोगी रहता है, वह चूने की कमी से कष्ट पाता रहता है, वह चूना हजम नहीं कर सकता, यानी चूना नहीं पचा सकता, उसकी गांठें बढ़ जाती हैं, ग्लैंड्स उसके जो हैं बढ़ जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं, सिस्ट हो जाते हैं, गर्दन का पतला पड़ जाना और प्रत्यंगों का छीन पड़ जाना। जब गर्दन का पतला पड़ जाना इन्होंने कितनी बार रिपीट किया, जबकि पेट की ग्रंथियां और चर्बी बढ़ी रहती हैं। कैलकेरिया का पेशेंट का और खास करके बच्चे में कहा जाता है कि पेट निकला रहता है। आगे बतला रहे हैं यह खासकर बालकों में देखा जाता है, बड़े पेट का बच्चा जिसके हाथ पैर छीन और गर्दन भी छीन रहती हैं, वही कंडीशन। बढ़ी हुई ग्रंथियां, पीला थुलथुला शरीर और बिना ताकत बढ़े ही रोगी के शरीर पर मांस बढ़ता जाता है, वे थुलथुले होते जाते हैं और कमजोर बने रहते हैं। वे जो बीमारी से उठते हैं उनका मांस थुलथुला हो जाता है और थोड़े ही दिन बाद वे शोथग्रस्त हो जाते हैं। कैलकेरिया का रोगी सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, उसके पैर क्लांत रहते हैं,
और वक्ष में भी बहुत क्लांति रहती है। सीढ़ी चढ़ने के समय वह हांफता है, उसका दम घुटता है, उसमें मांसपेशी की दुर्बलता और थुलथुलापन प्रत्येक प्रमाण मौजूद रहता है। हर जगह परिपोषण में गड़बड़ी रहती है। ऐसी ही श्रेणी के रोगी कंठमाला ग्रस्त कहलाते हैं। हम लोग इसे सोरा की अवस्था कहते हैं। कैलकेरिया हमारी सबसे गहरी सोरा विषनाशक यानी कि एंटीसोरिक ऐसी दवा है जो शरीर में गहराई तक जा पहुंचती है और स्वास्थ्य विधान के प्रत्येक अंश पर अपना प्रभाव पहुंचाती है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि इसको आप पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कह सकते हैं, क्योंकि ये लगभग पूरे शरीर पर ही बहुत अच्छा प्रभाव दिखलाती है। अब हम मानसिक लक्षणों को लेते हैं। कैलकेरिया बताने वाले सभी मानसिक लक्षणों से एक गहरी दुर्बलता की दशा प्रकट होती है। देर तक मानसिक कार्य करने की योग्यता नहीं रहती, मानसिक कार्य में बहुत क्लांत हो जाता है। उत्तेजना से भरा मानसिक परिश्रम से वह मानसिक क्लांत रहता है और शारीरिक भी। उसे पसीना आने लगता है तथा उत्तेजित, उपदाहित और विचलित हो जाता है। भावों की बहुत अधिक गड़बड़ी, भावों की उत्तेजना से, कष्ट से और विरक्ति से कई दिन बल्कि कई सप्ताह तक तकलीफ बनी रहती है या एक सर्वांगीण भाव संबंधी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। अपना प्रयोग करने की योग्यता का न रहना, ऐसी उत्तेजना, गड़बड़ी या क्लांति के बाद कुछ देर तक अच्छी तरह सोचने की शक्ति का न रहना, बहुत उद्वेग, बहुत दिनों तक कारोबार में लगे रहने और उत्तेजना से पैदा होने वाली बीमारियों में बहुत उपयोगी होता है। यानी कि कुछ अगर काम वगैरह में या किसी जॉब प्रेशर में, अपने वर्क प्रेशर में बहुत ज्यादा रहने की वजह से जिनको अगर किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम पहुंचा है, मतलब मानसिक आघात किसी तरह का उनको पहुंचा है, डिस्टर्ब फील कर रहे हैं मेंटली, तो उनके लिए कैलकेरिया बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है। आपको किसी साइकेट्रिस्ट, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, आप बस कैलकेरिया की एक आध खुराक से ठीक हो सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि होम्योपैथी के 200 पोटेंसीज को एक खुराक लेने में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट किसी मेडिसिन का अभी तक ये प्रूवन नहीं है, बतलाया नहीं गया, ऐसा कुछ आज तक केस नहीं आया है। तो साइड इफेक्ट नहीं है तो एक खुराक हम क्यों ना खाएं। उसके बाद आगे देखते हैं। यह अद्भुत ढंग के मानसिक भावों से भरी है जिससे अन्य बहुत सी दवाओं से यह अलग हो जाती है। उसे अपने मन का क्षय अनुभव होता है और उसे मालूम होता है कि यह कमजोरी, यह काम कर सकने और सोचने की अयोग्यता सम्मिलित रूप से उन्माद की ओर जा रही है। वह इस पर विचार करता है, उसे विश्वास हो जाता है कि वह उन्मत्त है या उन्मादग्रस्त होना ही चाहता है। वह दुर्बल हो जाता है और इस पर ध्यान देता है क्योंकि उसके मन में जो कुछ है वह यही है कि वह उन्मादग्रस्त या दुर्बल होता जाता है और वह सोचता है कि लोग यह बात समझ जाएंगे। वह सोचता है कि लोग उसकी ओर संदेह से देखते हैं और वह उन्हें संदेह से देखता है। उसे ताज्जुब होता है कि लोग इस विषय में उससे कुछ कहते क्यों नहीं। वह सोचता है कि वह उन्मत्त हुआ जाता है और दूसरे मनुष्य उसकी इस मानसिक अवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। अधिकांश समय वह यही अपने मन में रखे रहता है। वह दिन के समय सोचता रहता है और यह सोचता सोचता उत्तेजित हो उठता है। यह रात भर इसे सोचता रहता है और वह सोचने ही उसे जगाए रखता है। वह सोचता हुआ रात में देर तक लेटा रहता है। मतलब ओवर थिंकिंग जो है वो, उसको भी ठीक करने के लिए कैलकेरिया बहुत लाजवाब काम कर सकती है। कैलकेरिया छोटे विचारों की ओर ले जाता है, अर्थात यह मन के छोटेपन की तरफ, छोटे विचारों की तरफ, छोटी बातों में लगे रहने की तरफ बाध्य करता है। पर उसका मन ऐसी चीजों पर विचार करने के लिए बाध्य करता है जिन्हें वह हटा नहीं सकता। जब कैलकेरिया का रोगी अपने दोस्तों से अपना भाव कहने लगता है तो वे स्वभावतः उसे कहते हैं, क्यों इन भावों को तुम हटा क्यों नहीं देते, यह तो कुछ भी नहीं है। पर उसके लिए यह एक बहुत बड़ी चीज है और वह इन्हें हटा नहीं सकता। और साथियों, ये एक मानसिक स्थिति होती है कि लोग के लिए, मतलब कुछ आपके साथ हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले आए, आपको किसी तरह का अपना समस्या आपसे साझा करे कि इस तरह की मानसिक स्थिति में मैं हूं, और आपको लगे कि यार बाहर निकलो ना, क्या है तो बच्चे करते हैं ऐसे ऐसे, क्या करना, बाहर निकल जाओ। लेकिन आप वो इतनी आसानी से बोल पा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस प्रेशर में है, उस समस्या में है, जिसका वो समस्या है, उसके लिए वो बहुत बड़ा समस्या, वो नहीं निकल सकता। और कह देने से कि निकल जाओ संभव नहीं है, उसका इलाज है। और इलाज हो सकता है कि कैलकेरिया हो या हो सकता है कि अन्य कोई मेडिसिन हो, और वो आपको तब पता चलेगा जब आप अपने किसी नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सा सलाहकार से जाकर संपर्क करेंगे। तो इसीलिए कभी भी इस तरह का सलाह देने की जगह आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है उन्हें दवा की जरूरत हो। और छोटी छोटी चीज, अब सोचिए बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, उस नहीं होता है तो
गलत तरह का कदम उठा लेते हैं लोग, लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर गलत तरह का कदम, प्यार में धोखा खा के गलत तरह का कदम उठाते हैं लोग। अब इन सारे कंडीशंस के लिए दवाएं हैं, अगर उनकी स्थिति का समझ किसी डॉक्टर को मिले, होम्योपैथी डॉक्टर को, तो वो बहुत अच्छी दवाएं सजेस्ट कर पाएगा, जिसकी एक आध खुराक से ही बेचारा मतलब वो एक्चुअली में निकाल पाएगा उस बात को अपने दिमाग से, जिसको आप आसानी से कह देते हैं कि इस बात को दिमाग से निकाल दो, वो पेशेंट को अगर वो मेडिसिन प्रॉपरली मिल जाए तो वो सच में उस बात को दिमाग से निकाल पाएगा। अब वहां पे लोग क्या करते हैं कि ज्ञान देते हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसा कोई बात है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको दवा चाहिए उसको दवा चाहिए, उसको आपका ज्ञान नहीं चाहिए तो उसको दवा दें। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमेशा याद रखें कि सिर्फ कैलकेरिया नहीं, बहुत सारी दवाएं हो सकती हैं, कोई भी दवा हो सकता है। तो अपने नजदीकी होम्योपैथी चिकित्सा सलाहकार से जरूर संपर्क करें। उसके साथ साथ आप मुझसे बात कर ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आगे देखते हैं, ये सभी चीजें मिलाकर उसे विश्वास दिला देती हैं कि वह उन्मत्त हुआ जाता है, वह हिसाब नहीं लगा सकता, वह दूर तक सोच नहीं सकता, वह गहरी बातों पर विचार नहीं कर सकता, वह एक दार्शनिक रह सकता है पर उसने दर्शन शास्त्र की बातें सोचने की योग्यता खो दी है। माने ये स्थिति हो सकती है कि हो सकता है कि वह एक दार्शनिक हो लेकिन दर्शन शास्त्र की बातें सोचने की योग्यता खो दी, वहां पे कैलकेरिया काम कर सकता है। आप समझ सकते हैं कैलकेरिया कितना गहरा प्रभाव कर सकता है। उसने अपनी मानसिक गहराई खो दी है, वह अपनी बुद्धि की बजाय अपने भावोद्रेक का सिद्धांत निकालता है, यानी कि अपने इमोशन से कुछ कुछ सोच लेता है। वह चीजों के बारे में वैसा ही सिद्धांत बनाता है जैसा उन्हें देखना चाहता है। आप भी यही सोचेंगे कि वह उन्मत्त हो जाना चाहता है, वह इसके बारे में इतना ही ज्यादा बात करता है, किसी प्रकार का भी तर्क वह स्वीकार नहीं कर सकता और बद से बदतर होता जाता है। उसे अपने चिकित्सक के विश्वास दिलाने पर भी विश्वास नहीं होता, जिस पर उसे पहले सदा से विश्वास था। ऐसा मालूम होता है कि उसे तर्क करना वृथा है, यानी कि उसे बहस करना बेकार है, पर उसकी अवस्था इतनी खराब नहीं है। अपनी मानसिक अवस्था के सिवा सभी विषयों पर वह तर्क वितर्क कर सकता है। वह चीजों की कल्पना करता है और जिन चीजों की वह कल्पना करता है, आपको वास्तव में आश्चर्य होगा कि वह किस तरह उन पर विचार करता रहता है, क्योंकि वे बहुत छोटी चीजें होती हैं। ऐसा तब हो जाता है जब उसे उन्मत्तता, जड़ बुद्धित्व या सर्वांगिक स्वास्थ्य भंग हो जाता है। यह एक निश्चेष्ट अवस्था है जिसमें वह बैठा रहता है और अपने छोटे छोटे कामों के संबंध में सोचा करता है। निश्चेष्ट कहने का मतलब कि जो चेष्टा ही नहीं करना है, वो कंडीशन, उसकी छोटी चीजें जो वास्तव में कुछ नहीं के बराबर होती हैं, उन पर ही बैठा रहता है और सोचा करता है। पाठ्य ग्रंथ में कहा गया है, वह बैठा रहता है और तिनके तोड़ा करता है या दिन भर आलपीन अपनी उंगलियों से झुकाता रहता है, तुच्छ काम करता है और इस तरह उनमें अपने को दिन भर उलझाए रखता है, ज्यादा से ज्यादा अपने को लगाए रहता है। उसके लिए कुछ भी सोचना, किसी निर्णय पर आना भी असंभव है, क्योंकि वह कभी ठीक उसी तरह दोबारा नहीं कर सकता। वह सरल से सरल जोड़ घटाव को भी हल नहीं कर सकता। अब वह इस विषय में बहुत ज्यादा सोचता है और सोचता है कि प्रत्येक मनुष्य उसको देख रहा है। यहाँ तक कि अंत में वह ज्यों ही अपनी आंख बंद करता है त्यों ही उसे कल्पित वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ज्यों ही वह कुछ शांत होता है, सोने का विचार करता है ताकि इन सब से उसको छुटकारा हो जाए, और वह सोने के लिए अपनी आंख बंद करता है त्यों ही उसे जल्दी से जल्दी आंखें खोल देनी पड़ती हैं। वह एक उत्तेजना की दशा में हो जाता है क्योंकि उसे छोटे छोटे भयंकर भूत दिखाई देने लगते हैं। वह अपना मन साफ नहीं रख सकता। वह इसलिए सो नहीं सकता क्योंकि उसने विचार उसे कष्ट पहुंचाते हैं, यानी कि इतना ओवरथिंक कर रहा है कि सो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसको भूत दिख रहा है, बिल्कुल अलग अवस्था में है और वह सब तरह की चीजें देखता है। उसके मन में संगति नहीं रहती। हम जानते हैं कि दृढ़ बुद्धि शक्ति ऐसी बातों को दूर भगा देती है, पर ये चीजें हैं जिनमें कैलकेरिया का रोगी उलझा रहता है। आप ही आप बातें करता है, वह पलंग पर लेट जाता है या जब अकेला रहता है बैठ जाता है तथा ख्याली मनुष्य से प्रत्येक ख्याली विषय पर जिनसे काम पड़ता है बातें किया करता है। वह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है और कल्पना करता है कि यह सब सत्य है, यानी कि कितना गहरा मानसिक स्थिति की और बीमारी या परेशान व्यक्ति कैलकेरिया से ठीक हो सकता है, यह देखने लायक है। हम देखते हैं कि स्वस्थ मन से वह कितनी दूर है, पर इतने पर भी, इन अद्भुत बातों के रहने पर भी वह पागल खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि जब वह जगाया जाता है तो वह बातचीत करता है और उसी तरह करता है जिस तरह साधारण मनुष्य करते हैं। जब वह अकेला रहता है और कोई उससे बातें करने वाला नहीं रहता, तब वह वे अद्भुत कार्य करता है। जब वह किसी के साथ रहता है तो उस पर बहुत कुछ शासन रहता है, इसीलिए ये चीजें प्रकट नहीं होती। जब वह प्रलापग्रस्त या उन्मत्त रहता है तब यही विचार उसमें बना रहता है।
अपनी अंगुलियां नोचता है और सब तरह के विचित्र छोटे मोटे काम किया करता है। दृश्य और अदृश्य मनुष्य का चेहरा देखता है। जब आंखें बंद रहती हैं सोचता है कि कोई उसके बगल में चल रहा है। मतलब अजीब अजीब तरह की मानसिक स्थितियां देखने को हमें मिल रही हैं। साइलेसिया की परीक्षा में यह दृढ़ता से देखा गया था। यह पेट्रोलियम और कैलकेरिया में भी पाया गया है। पूर्ण स्वास्थ्यावस्था में सुदृढ़ जबरदस्त बुद्धि वालों को यह नहीं मालूम हो सकता, पर स्नायविक मनुष्य और खासकर स्त्रियों में यह साधारण रूप से देखा जाता है। भयंकर दृश्यों के साथ मानसिक विशृंखलता। कुत्ते से चारों ओर अपने को घिरा हुआ देखता है, उनको लड़कर भगाता है। स्नायविक स्त्रियों में होने वाली एक अनुभूति यह है, उसे ऐसा मालूम होता है मानो उसे ऊपर नीचे दौड़ना और चिल्लाना पसंद है। वह ऐसा अनुभव करती है कि वह इससे अपने को रोक नहीं सकती, उसे चीखना ही पड़ेगा। यह स्वास्थ्य भग्न व्यक्तियों को होता है। घर के किसी मनुष्य की मृत्यु से भयानक उत्तेजित हो पड़ता है। यदि माता का पुत्र या पति मर जाता है या कोई युवती अपनी प्रिय पात्र खो देती है तो वह भग्न हृदय और बहुत उत्तेजित रहती है। यह हिस्टीरिया की अवस्था है। इतने पर भी मनुष्यों को ऐसा होते हमने देखा है। मुझे एक रोगी याद है जिसे यह व्यापारिक कठिनाइयों से उत्पन्न हो गया था। उसमें यही भाव था। वह घर में ऊपर नीचे चला करता था। उसने कहा था कि उसकी ऐसी इच्छा होती है कि वह उड़ जाए या खिड़की से कूद पड़े या इसी तरह का कुछ करे। यह हिस्टीरिया की दशा से भी समता रखता है या स्नायविक उत्तेजना की बढ़ी हुई दशा से भी। वह किसी की हत्या, चूहा, आग प्रभृति के सिवा न तो कुछ सोचता है और न किसी दूसरे विषय में बातचीत करता है। यह भी वही छोटी और मूर्खतापूर्ण बातों पर बातें करने का ख्याल है, वे चीजें जो किसी दूसरे को आनंद नहीं देती। इतने पर भी ये बातें मैंने रोगियों में होती देखी हैं। मैं उनसे पूछता था कि तुम ऐसा क्यों करते हो। यह साधारणतः कहा गया है कि मैंने इसे रोकने की बहुत चेष्टा की, पर जब न कर सका तो जारी रहने दिया, क्योंकि इससे मुझे लाभ होता दिखाई दिया। वह हत्या, आग तथा चूहे प्रभृति के विषय में सोचता है और बातें करता है। आपकी रोगिणी अन्य मूर्खतापूर्ण विषयों पर बातें कर सकती है, पर उस विचार का उसे प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है कि वह बैठी बैठी निरर्थक विषयों पर बातें करती हैं और अपने को रोक नहीं सकती। सोचती है, फिर सोचती है और प्रकट करती है। लगातार उसी विषय पर बातें करती रहती है। भयंकर रूप से उठना और फिर कैलकेरिया की रोगिणी बातें करने से इनकार कर देगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। अकेली रहने पर आप ही आप बात कर सकती है, पर किसी से बातचीत करना नहीं चाहेगी और एकदम चुपचाप बैठी रहेगी। कैलकेरिया के रोगी में कभी कामकाज से घृणा हो जाता है, कामकाज छोड़ बैठता है। वह एक बहुत ही लाभजनक कारोबार छोड़ देगा और घर जा बैठेगा तथा कुछ नहीं करेगा। व्यवसाय करके क्लांत हो जाने के बाद वह एक बहुत ही उन्नत अवस्था में जा पहुंचता है। वह कहता है कि व्यापार उसके लिए लाभदायक नहीं है, वह व्यापार से क्लांत हो गया है, और जब फिर अपने कारोबार में लगता है तो उसे मालूम होता है कि वह उसे पागल बना देगा। वह उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता, वह उसके विषय में कुछ जानना भी नहीं चाहता। इसमें संदेह नहीं कि आप यह तुरंत देख सकते हैं कि कैलकेरिया का रोगी व्यापार की गड़बड़ी से कमजोर क्लांत नहीं हो पड़ा, परंतु इसमें ऐसा है। पर जिस विषय में मैं कह रहा हूं कि वह यह है कि उसने यहां तक अत्यधिक कार्य किया है, जब तक उसका स्वास्थ्य भंग नहीं हो गया और ठीक अपनी सफलता के मध्य में ही वह अपना व्यवसाय छोड़ देता है, घर चला जाता है और सब छोड़ देता है। ऐसा मालूम होता है मानो वह आलसी हो गया है। यदि आप उसकी ओर देखेंगे तो आप भी इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि वह आलसी हो गया है। इतने पर भी यह एक तरह का उन्माद है या आलस्य नहीं है जो आलसी प्रकृति वालों को होता है। यद्यपि वह बहुत बार आरोग्य कर दिया जा सकता है। वह शिल्प कार्यशील था, पर एकाएक बदल गया। मन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है और उसमें लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये वैसे मनुष्य नहीं होते हैं जो वैसे ही जन्म ग्रहण करते हैं, आलसी जन्म ग्रहण करते हैं, कभी काम नहीं करते हैं, बल्कि वे वो हैं जो आलसी हो जाते हैं या धार्मिक सुनिश्चित प्रकृति के मनुष्य के लक्षण की तरह, जिनका चाल और बात ठीक होती थी, पर एकाएक उनमें परिवर्तन हो जाता है और वह कम खाने लगते हैं। यानी कि यहाँ कहने का मूल अर्थ जो है, जो डॉक्टर केट समझाना चाह रहे हैं कि ये नहीं समझे कि जो आलसी ही रहा है उसको कुछ मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगा ये दवा, वो स्थिति नहीं है। बात हो रही है कि जो एक्टिव व्यक्ति था, पर्सन था, मतलब वो बहुत कामकाजी, मेहनत करने वाला, अपना घर चलाने वाला, हर तरह का व्यवसाय और सब कुछ देखने वाला, या फिर किसी तरह का शिल्प का, माने किसी तरह का आर्ट या बिजनेस या किसी तरह के सेक्टर में हो सकता है और अपनी जगह पर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से उसके अंदर ये परिवर्तन आई और पहले वो सही था, अब वो आलसी है।
तो वहां पे कैलकेरिया, ये डिफरेंस इसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा लगे तो मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँ। उसके बाद कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि हम जानते हैं कि वह उन्मत्त मनुष्य है। दूसरी ओर हमें ऐसे रोगी मिलते हैं जो साधारणतः परिश्रमशील थे, उनमें काम के लिए उन्मत्तता उत्पन्न हो गई है और ऐसा मालूम होता है कि उनमें इस उन्मत्त शिल्प में दिन रात काम करने की योग्यता आ जाती है। वे तड़के उठते हैं, यानी सुबह सुबह उठते हैं और रात को देर से सोते हैं। यह रोगी की दशा है। इसलिए जब हम रेपर्टरी में शिल्प शास्त्र देखते हैं तो इसका मतलब साधारणतः शिल्प कार्य करने वाली अवस्था नहीं है, बल्कि जो लक्षणों में अति वृद्धि रहती है वह इतना कार्यशील हो गया है कि उसे काम के लिए उन्माद पैदा हो गया है। यानी कि ये भी एक कंडीशन है कि बहुत ज्यादा ही काम करने लगना, पागल की तरह लग गए काम करने में, दूसरा कुछ सही गलत देख नहीं रहे कि हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, मनस के साथ क्या कर रहे हैं, या परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, अपने बाकी चीजों के साथ क्या कर रहे हैं, बस काम में लगे। तो वो भी एक उन्माद की स्थिति है, वो भी एक समझिए कि मेनिया है, और वहां भी कैलकेरिया एक अच्छा रिजल्ट आपको देती है। उसके बाद कहते हैं वह रिरियाया करता है, निराश और उदास। किसी 8-9 वर्ष की उज्जवल बालिका को उदास और निराश तथा भविष्य जगत की बातें करते तथा देवदूतों का जिक्र करते तथा यह कहते देखना कि वह मरना चाहती है, वह वहां जाना चाहती है, वह उदास है और दिन भर धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहती है, एक अद्भुत बात है। यह एक विचित्र बात है। सही बात है, 9 साल के बच्चे में ऐसा देखने को मिले तो फिर चिंता का विषय है। यह एक विचित्र बात अवश्य है, और इतने पर भी कैलकेरिया ने इसे आरोग्य किया है। आर्सेनिक ने भी यह दशा आरोग्य की है, और लाइकेसिस ने भी। उनकी कुछ कुछ अकाल पक्व होने की इच्छा है। उन्होंने रविवार को स्कूल में भी पढ़ा है और जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया है। यानी कि एक स्थिति बता रहे हैं, बच्चे जो उदास और असुखी रहते हैं तथा वृद्ध पुरुष जिन्हें जीवन से घृणा हो जाती है, अपने जीवन से उब उठते हैं। यह सब कुछ आराम की तरह है। आराम पर विचार करते समय मैंने बताया है और इस पर विचार किया है कि सबसे बड़ा प्रेम जीवन का प्रेम होता है। जब किसी मनुष्य को अपने जीवन से प्रेम नहीं रहता, उससे उब उठता है, उससे घृणा करता है और मर जाना चाहता है, तो वह उन्माद की सीमा पर पहुंचा हुआ रहता है। वास्तव में यह इच्छा शक्ति का उन्माद है। आपको केवल पर्यवेक्षण करने वाली आंखों से दिखता है कि एक आदमी प्रेम में उन्मत्त तो हो सकता है, बुद्धि में पागल। एक तो ठीक संगति में रह जाएगा और दूसरा नष्ट हो जाएगा। कैलकेरिया में हम दोनों को ही विशृंखलित होते देखते हैं। रोगी अपने ऐच्छिक संस्थान यानी कि वॉलंटरी सिस्टम से उत्पन्न रहता है, जिससे उसका समस्त प्रेम परिवर्तित हो गया है। उसमें वैसा स्नेह नहीं है जैसा होना चाहिए था, जैसा बीमार होने के पहले था। अपने समस्त परिवार या परिवार के कुछ सदस्यों से विराग हो जाता है, या उसमें ठीक ठीक संबंध के अनुसार स्नेह रह सकता है, पर बुद्धि नहीं। इसीलिए वह अद्भुत कार्य किया करता है। वह भय से भरा है, जीवन से क्लेशित, निराश, चिंतित। उसके लिए संसार अंधकारमय हो रहा है। कुछ शोकजनक या भीषण घटना घटने का भय। डरती है कि उसकी तर्क शक्ति चली जाएगी या लोग उसका चित्त विभ्रम समझ जाएंगे। मृत्यु का भय, यक्ष्मा हो जाने का भय, दुर्भाग्य का, अकेले रहने का भय। जब इच्छा संस्थान गड़बड़ाया जाता है तो भय छा जाता है। प्रत्येक आवाज पर वह चौंक पड़ती है। वह सो नहीं सकती, जिससे मन और शरीर को शांति प्राप्त हो। भयंकर स्वप्न देखकर नींद में भी वह विचलित हो पड़ती है। उसकी नींद बेचैन नींद होती है। बहुत घबराहट और दबाव, बेचैनी और कलेजा धड़कना, हताश, निराश। इस लक्षणों को हटाकर और रस प्रधान धातु पीले थुलथुले रोगी व्यक्ति से तुलना कीजिए। बच्चा जिद्दी और चिड़चिड़ा, थोड़ी में ही डर जाता है। मानसिक परिश्रम करने पर बहुत सी तकलीफें बढ़ जाती हैं। बहुत सी तकलीफें उत्तेजना, विरक्ति या भय से बढ़ती है। उसका खून का दौरा इतना कमजोर, हृदपिंड इतना विशृंखलित रहता है कि प्रत्येक उत्तेजना से वह धकरने लगता है। प्रत्येक शारीरिक परिश्रम के बाद उसका दम फूलने लगता है। और ये खून के दौरे में इतना अधिक भाग लेते हैं, मस्तिष्क के खून के दौरे को इतना गड़बड़ा देते हैं तथा बुद्धि ज्ञान तत्वों पर इतना प्रभाव डाल देते हैं कि प्रायः सभी अवसरों पर सब लक्षणों के साथ सम्मिलित रूप में हमें सिर का चक्कर दिखाई देता है। भय, घबराहट और सिर में चक्कर। यदि उसके भावोद्रेक उसे विचलित कर देते हैं, यानी कि उसके इमोशंस उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके सिर में चक्कर आने लगता है। सीढ़ी चढ़ने पर रक्त माथे में चढ़ने लगता है।
जिससे सिर में चक्कर पैदा हो जाता है, मतलब कि अपस्टेयर भी उसके लिए चढ़ना मुश्किल है। मानसिक परिश्रम से चित्त विभ्रम और सिर में चक्कर आना, यदि उसे किसी विषय का आघात पहुंचता है या कोई बुरा समाचार सुनता है या मानसिक उत्तेजना अथवा विरक्ति हो जाती है तो सिर में चक्कर आता है। चित्त विभ्रम, माथे में खून ज्यादा चढ़ना, हाथ पैर ठंडे पसीने से तर, इसके साथ ही सिर में चक्कर। ऊंची जगह पर चढ़ने के समय सिर में चक्कर आना अर्थात ऊंची जगह पर चढ़ने की चेष्टा, यानी कि हाइट से सिर में चक्कर आने की कैलकेरिया एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब, यानी कि आप कहें कि हाइट से जो फोबिया होता है उसके लिए। उसके माथे में खून दौड़ जाता है और सिर में चक्कर आने लगता है। सीढ़ी चढ़ने या पहाड़ी पर चढ़ने में सिर में चक्कर, एकाएक बैठे बैठे उठने पर या सिर घुमाने पर, यहाँ तक कि आराम के समय भी सिर में चक्कर आता है। कैलकेरिया के रोगी के माथे का एक सबसे अद्भुत लक्षण है पसीना। जरा भी परिश्रम करने पर माथे में पसीना आने लगता है। जब किसी भी स्थान पर पसीना न होगा तब भी उसके चेहरे पर पसीना होगा। उनका माथा ठंडे पसीने से भरा रहता है। जब शरीर के किसी अन्य भाग में कोई तकलीफ नहीं रहती। पैरों के संबंध में भी यह बात सत्य है। जब उसके पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं तो उनसे पसीना छूटने लगता है। जब वे गर्म रहते हैं तब भी उनमें पसीना होता है। आप स्वभावतः ही सोच सकते हैं कि जब कोई आदमी ठंडे कमरे में जाएगा तो उसका पसीना बंद हो जाएगा। पर कभी कभी कैलकेरिया के रोगी के ललाट पर और पैरों में ठंडे कमरे में भी पसीना होता है। उसके ललाट पर पसीना होता है जिससे हवा के प्रत्येक झोंक से उसे सर्दी लगती है। इससे उसे सिरदर्द हो जाता है। समूची खोपड़ी के चमड़े की ठंडक, इसीलिए उसे सिर पर कपड़ा लपेट देना पड़ता है। इतने पर भी रक्त संचय के समय माथा गर्म रहता है। इस तरह समय समय पर माथे में बहुत गर्मी मालूम होती है। कैलकेरिया का सिर दर्द कर्तव्य विमूढ़ बना देता है, वह सुन्न कर देता है, उससे चित्त विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। कैलकेरिया के रोगी को नाक की सर्दी हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ स्राव होता है। जब वह अच्छा रहता है तो वह बहुत अधिक स्राव होता है, पर जब वह ठंडी जगह पर चला जाता है तो स्राव रुक जाता है और उसे सिरदर्द हो जाता है। आंखों के ऊपर सिरदर्द, मस्तिष्क में माथे के पिछले भाग में रक्त संचय, आंखों के ऊपर नीचे नाक तक फाड़ने की तरह दर्द कैलकेरिया का सुदृढ़ लक्षण है। कभी कभी ऐसा मालूम होता है मानो आंख में भीतर की ओर एक बहुत बड़ा ढेला है। यह खूब गर्म प्रयोग से आराम हो जाता है। अंधेरे में भी इसमें आराम पहुंचता है और दिन की रोशनी में इसकी वृद्धि हो जाती है। आराम पाने के लिए उसे बाध्य होकर अंधेरे कमरे में जाकर लेट जाना पड़ता है। अंधेरे में लेटने पर कभी कभी उसका सिरदर्द घट जाता है। दिन में यह सिरदर्द बदतर हो जाता है और संध्या में तो इतना तेज हो जाता है कि इसके साथ ही मिचली और वमन भी होने लगता है। यह धातुगत सिरदर्द का एक रूप है। यह वह सिरदर्द है जो कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार होता है। हर 7वें दिन सिरदर्द या 2 सप्ताह बाद सिरदर्द, समय बांधकर होने वाला सिरदर्द, वमन के साथ सिरदर्द, पुराने ढंग का अमेरिकन सिरदर्द। अब ये क्या है, ये आप लोग सर्च कीजिए इंटरनेट पर, पुराने ढंग का अमेरिकन सिरदर्द। इसमें साधारणतः 7वें या 15वें दिन होने की सामयिकता रहती है, पर इसके अलावा जब कभी उसे हवा लग जाती है यह तब भी हो जाता है। हवा में घुड़सवारी करने पर होता है, क्योंकि यह एक सर्दीला रोग रहता है। उसे बहुत सर्दी लग जाती है या ठंडा हो जाता है तो उसके माथे में यह दर्द हो जाता है। वमन के साथ सिरदर्द हो जाता है। इसके अलावा इसमें सिर के बाएं भाग में दर्द होता है। एक पार्श्व का सिर दर्द, आवाज से बातचीत करने से सिर दर्द बढ़ जाता है, यानी कि माइग्रेन वगैरह की कंडीशन का बात कर रहे हैं, पर शाम को तथा अंधेरे में लेटे रहने पर घट जाता है। इवनिंग में इसका जो माइग्रेन या हेडेक होगा वो कमेगा। इसमें कनपटी में भी दर्द है और यह दर्द नाक की जड़ के भीतर से होता हुआ अनुभव होता है। भौहों के ऊपर होने वाला सिर दर्द नाक तक हो जाता है। कनपटी में होने वाला सिर दर्द एक कसावट का भाव पैदा करता है, अनुभव होता है। ललाट में जोर का तनाव का भाव, हिलने डुलने चलने व बातचीत करने पर सिर दर्द बदतर हो जाता है। कैलकेरिया के बहुत से सिर दर्द ज्यों ही वे बहुत तीव्र होते हैं त्यों ही उनमें धमक होने लगती है। इतने जोर की धमक होती है कि रोगी केवल इतना ही कहकर संतुष्ट नहीं होता कि टपक होती है, वह कहता है कि मानो हथौड़ी से ठोका जाता है। बहुत सा दर्द तो दबाव या फाड़ने की तरह होता है। संधान जनित सिर दर्द, माथे में सुई करने की तरह या टपक की तरह दर्द, मानो यह फट जाएगा। चलने से और झटका लगने से सिर दर्द बदतर हो जाता है।
कभी कभी उसे माथे में सर्दी मालूम होती है। ऐसा मालूम होता है कि ठंडा माथा शून्य है और इतना ठंडा है मानो काठ का बना है। वह कभी कभी यह शून्यपन अनुभव करता है और इसका वर्णन इस तरह करता है मानो वह माथे में टोपी पहने हुए है, मानो माथे में सिरस्त्राण पहने हुए है। अब इन सब अनुभूतियों का वर्णन करना दुस्तर है, पर कभी कभी ये सब एक तरह और वही बात होती है। कैलकेरिया के सभी सिरदर्द कुछ न कुछ रक्त संचय प्रकृति के होते हैं। यह कैलकेरिया का एक विचित्र स्वरूप है कि भीतरी अंशों का रक्त संचय जितना स्पष्ट रहता है उतना ही वह स्थान शीतल रहता है। वक्ष की बीमारियों में, पकाशय के कष्टों में तथा आंतों की बीमारियों में हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं और पसीने से भर जाते हैं। वह कभी कभी ज्वर से भरा बिछावन पर पड़ा रहता है तथा खोपड़ी की त्वचा ठंडे पसीने से भरी रहती है। यह एक अद्भुत बात है। आप निदान तत्व से तर्क लड़ाकर इसका हल नहीं कर सकते, और जब कोई चीज इतनी अद्भुत रहती है कि उसका कारण नहीं खोज निकाला जा सकता, तो दवा के विवरण में वह बहुत ही कीमती हो जाती है। एक वह चीज होती है जो रोगी के लिए दवा का चुनाव करते समय साधारणतया छोड़ी नहीं जा सकती। यह एक सर्वांगीण अवस्था है। यह इतनी ज्यादा प्रत्यक्ष है, इसमें सिर के शिखर देश में जलन होती है और यह ललाट में ठंडक के साथ अक्सर मौजूद रहती है। यह समूचा माथा ठंडा मालूम हो सकता है, सिवाय इसके कि मस्तक शिखर पर एक जलती हुई जगह हो। ठंडी हवा में या बहुत ठंडी ऋतु में चलने के समय कैलकेरिया के रोगी का माथा ठंडा और पैर बर्फ की तरह ठंडे रह सकते हैं, पर ज्यों ही पैर गर्मा जाते हैं त्यों ही वे दूसरी सीमा पर जा पहुंचते हैं और उनमें इतनी जलन होने लगती है कि रोगी उन्हें बिछावन के बाहर निकाले रखता है। तजुर्बा न रहने वाले चिकित्सक यह देखकर सल्फर दे देते हैं, क्योंकि यह सल्फर के प्रयोग की कुंजी है। इस कुंजी के सहारे नुस्खा लिखने वाले सभी सल्फर देते हैं जब कभी रोगी बिछावन के बाहर पैर निकाले रखता है। पर कितनी ही ऐसी दवाएं हैं जिनमें पैरों में जलन होती है, पैर गर्म रहते हैं, इसलिए हम लोग सल्फर तक ही सीमित नहीं हैं। कैलकेरिया में खोपड़ी की हड्डियों की भी बीमारी है। सिर का बाहरी भाग, हड्डियों का धीमी गति से निर्माण, बहुत समय तक ब्रह्मरंध्र खुला रह जाता है। इसके मस्तक में जल संचय वाली अवस्था रहती है। झिल्लियों से रस्राव और हड्डियां नहीं बढ़ती तथा माथे की अभिवृद्धि क्षमता नहीं रखती, इसीलिए सीवन अलग होने लगती है और माथे चौड़ा और बड़ा बराबर जल संचय के साथ हो जाता है। मस्तिष्क में जल संचय वाले बच्चों का तो यह पसीना बहने वाला माथा एक साधारण स्वरूप है। बच्चा रात में तकिए पर सिर रखकर सोता है, उसके माथे से पसीना चू चू कर तकिए को चारों तरफ से गीला कर देता है। खासकर रात के समय पसीना होना, यानी कि जो हाइड्रोसेफेलस जो कहते हैं, उस कंडीशन में बच्चे में पसीना माथे से आना बहुत साधारण बात है। तो इससे यह पता चलता है कि कैलकेरिया बहुत हद तक हाइड्रोसेफेलस के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। आप बशर्ते जो भी इंडिविजुअल है उसका पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम ले और उसके हिसाब से सोचें। जिन व्यक्तियों को मस्तिष्क की कोमलता, सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन की बीमारी रहती है, उनका तकिया भी सिर के चारों तरफ गीला हो जाता है। जिन बच्चों को कष्टकर दांत निकलने यानी कि डिफिकल्ट डेंटिशन की बीमारी रहती है, उन्हें भयंकर सपने दिखाई देते हैं। वे रात में उल्लू की तरह चिल्ला उठते हैं और उनके सिर के चारों तरफ तकिया तर रहता है। पुराने रक्त पूर्ण रोगी, भग्न स्वास्थ्य प्रकृति वाले, मोटे, थुलथुले, लसिका प्रधान रोगी, जिनकी ग्रंथियां बढ़ी रहती हैं, माथे में पसीना होता है, माथे में ठंडा पसीना होता है, वृद्धावस्था में जैसा होता है उसी तरह नियमित रूप से केस नहीं झड़ते बल्कि इधर उधर चकत्ते की तरह झड़कर निकलते हैं। आप माथे के पार्श्व में या सिर के पिछले भाग में खल्लाट स्थान देखते हैं, यानी कि पूरा जो एक ऐसा जगह जहां से पूरा बाल ही गायब हो गया है। केस का एक गुच्छा एक जगह का या 2-3 जगह का निकल गया है। इसके अलावा इसमें माथे और चेहरे पर उद्भेद निकलते हैं। बच्चों और बालिकों को होने वाला अकौता, पीले पीव के साथ माथे में मोटी पपड़ी जमना, बदबूदार उद्भेद। अब साथियों, ये सारी चीजें थी जो डॉक्टर केंट ने कैलकेरिया कार्व के बारे में बतलाई हैं। सिर्फ मेंटल सिम्टम्स और हेड के सिम्टम्स आपको मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है, और बाकी जो ओवरऑल यानी कि आंख से लेकर और बाकी नीचे जो भी सारे ऑर्गन्स है उसके सारे जो सिम्टम्स हैं कैलकेरिया कार्व से जुड़े हुए हैं, तो उन सबको सेकेंड पार्ट में हम कैप्चर करेंगे। तो आपको उन सब पे अगर जानकारी चाहिए तो आप सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछने बतलाने जैसा लगे तो प्लीज कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा।
अपने उन सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कर लें जो होम्योपैथी या बीएचएमएस से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों तक मेरा इस मेहनत का फायदा पहुंचना, उसके बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाना, इसमें अब जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी दर्शक लोग हैं, उनके हाथों में है। अगर वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, इससे वीडियो पर रीच पहुंचेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा। और खास करके अगर आप होम्योपैथी को जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं होम्योपैथी को, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, इसलिए शेयर जरूर करें।